सुमन के बेटे की अभी अभी शादी हुई थी। सुमन अपनी बहू घर में लाकर बहुत खुश थी और खुश होती भी क्यों ना, आखिर उसकी बहू सर्वगुण संपन्न संस्कारी जो थी। ऐसे ही एक दिन सब साथ में नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी सुमन और उसका पति विनोद अपनी बहू राधा और बेटे अमर से बोलते हैं, अमन बेटा, तुम दोनों की नई नई शादी हुई है तो तुम दोनों हनीमून पर क्यों नहीं जाते? पर माँ जी, घर में हमारे अलावा आप दोनों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। हम आप दोनों को अकेला छोड़कर हनीमून पर कैसे जा सकते हैं? अभी तुम्हारे सास ससुर इतने बूढ़े नहीं हुए हैं कि अगर उनके बहू बेटे घर से कुछ दिनों के लिए कहीं चले जाएं तो वो अकेले घर में रह ना सके। इसीलिए तुम दोनों हमारी फिक्र मत करो और आराम से हनीमून पर जाओ। जब से तुम्हारी शादी हुई है ना, तब से तुम दोनों एक भी बार अकेले कहीं गए नहीं हो। ठीक है माँ, अगर आप और पापा यही चाहते हैं तो मैं और राधा कुछ दिनों के लिए शिमला हनीमून के लिए चले जाएंगे। अब सुमन और विनोद के कहने पर अगले ही दिन अमर राधा को लेकर शिमला हनीमून के लिए चला जाता है। अब घर पर सुमन और विनोद बिल्कुल अकेले थे। बहुत दिनों बाद वो दोनों इस तरह से अकेले साथ में थे, इसलिए वो दोनों अकेले बैठकर अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हैं। और विनोद सुमन के लिए एक कैंडल लाइट डिनर प्लान करता है और अपनी बीवी से बोलता है, सुमन, आज कितने सालों बाद इस तरह हम दोनों एक साथ बैठे हैं। पता ही नहीं चला कब हम दोनों माँ बाप से सास ससुर बन गए और अब बहुत जल्द दादा दादी भी बन जाएंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो दिन भी क्या दिन थे। इस तरह से वो दोनों काफी सारी बातें करते हैं और विनोद अपने हाथों से सुमन को खाना खिलाता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और राधा अमर के साथ हनीमून से वापस आ जाती है। लेकिन वो लोग जब हनीमून से वापस आते हैं तो देखते हैं कि सुमन की तबीयत थोड़ी खराब है। अपनी सास की खराब तबीयत देख राधा सुमन के पास जाती है और उससे बोलती है, माँ जी, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है? हाँ बहू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़ा सा सर में दर्द है और बार बार उल्टी महसूस हो रही है मुझे। इसी वजह से थोड़ी कमजोरी लग रही है। बाकी मैं ठीक हूँ, तो जाके आराम कर ले, थक गई होगी। लेकिन राधा आराम नहीं करती और अपनी सास की सेवा करने लगती है। लेकिन फिर भी सुमन की तबीयत ठीक नहीं होती, जिसके बाद विनोद सुमन को डॉक्टर के पास ले जाता है, जहां उन लोगों को पता चलता है कि सुमन प्रेग्नेंट है। ये खबर सुनकर दोनों के तोते उड़ जाते हैं और कुछ देर बाद घर आते हैं। घर आने के बाद भी सुमन की तबीयत काफी खराब रहती है, साथ ही वो काफी टेंशन में भी होती है। अपने माता पिता को टेंशन में देख अमर अपनी माँ के पास जाता है और बोलता है, क्या हुआ माँ, आप कुछ परेशान नजर आ रही हैं। अगर आप ऐसे ही परेशान रहेंगी तो आपकी तबीयत कैसे ठीक होगी? आप मुझे बताइए, क्या परेशानी है? अमर की बातें सुनकर सुमन काफी देर तक सोचती है और हिचकिचाते हुए अपने बेटे अमर से बोलती है, अपनी माँ को माफ करना बेटा। जिस उम्र में मुझे और तेरे पिताजी को नाती पोते खिलाने चाहिए, उस उम्र में हम क्या? माँ, आपको मुझे बताना होगा। आपको मेरी कसम है, अगर आपने मुझे सच सच नहीं बताया तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। वो बात ये है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं नहीं जानती कि कब और कैसे क्या हुआ। बस इतना पता है कि इस दुनिया में एक नन्हा मेहमान आने वाला है और तू किसी का भाई बनने वाला है। यह खबर सुनकर अमर बहुत खुश होता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप इतनी परेशान क्यों हो रही थी और आपने हमें अब तक क्यों नहीं बताया? ये कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, बल्कि ये तो खुशखबरी है। लेकिन अमन बेटा, सब क्या सोचेंगे और क्या बोलेंगे? बहू वो क्या सोचेगी? माँ, कोई कुछ नहीं बोलेगा और मैं इस चीज से बहुत खुश हूँ कि आप माँ बनने वाली हैं। माँ बनना तो सौभाग्य की बात है, इसलिए आप फिक्र मत कीजिए। मैं आपके साथ हूँ और मैं राधा से भी बोल दूंगा कि वो आपकी अच्छे से देखभाल करे। देखना, राधा इस सच को स्वीकार कर लेगी। अमर बहुत खुश था क्योंकि उसकी माँ अब दोबारा माँ बनने वाली थी। अब ये बात वो अपनी बीवी राधा को बताता है, लेकिन जब ये बात राधा को पता चलती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अपनी सास के कमरे में जाकर अपनी सास से बोलती है, आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई माँ जी? अरे कम से कम आप एक बार अपनी उम्र का तो ख्याल रख लेती। अरे इस समय पर मुझे और अमन जी को बच्चे के बारे में सोचना चाहिए था और आप यहाँ प्रेग्नेंट होकर बैठी। कैसा लगेगा जब सब मुझे कहेंगे कि राधा की सास प्रेग्नेंट है? क्या मुंह दिखाऊंगी मैं समाज को? सोचा है आपने?
इस तरह से राधा सुमन को खड़ी खोटी सुनाकर चली जाती है और किचन में काम करने लगती है। तभी राधा का ससुर विनोद किचन में आता है और राधा से बोलता है, बहू, तुम्हारी सास गर्भवती है। अब तुम्हें ही घर की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना होगा, साथ ही अपनी सास का ख्याल भी रखना होगा। माफ करिएगा ससुर जी, पर ये सब कुछ मुझसे नहीं होगा। गुल आप दोनों ने खिलाए हैं तो इसकी भरपाई भी आप दोनों ही कीजिए। मुझसे किसी की सेवा नहीं हो पाएगी। आखिर आप दोनों ने हमें हनीमून शायद इसीलिए भेजा था ताकि हमारे जाने के बाद अकेले घर में आप दोनों रास लीला रचा सके, परंतु आप दोनों का रचाया हुई रास लीला किसी से छुप नहीं सकी। बहू, चिल्लाइए मत ससुर जी, मुझे भी आता है। इस तरह से राधा वहाँ से चली जाती है, लेकिन अपनी बहू का ये रूप देखकर विनोद दंग रह जाते हैं। तो वहीं अमर बहुत खुश था, इसलिए वो जब भी शाम को घर आता तो अपनी माँ के लिए कुछ न कुछ लेकर आता और इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। अब राधा जब भी घर से बाहर जाती है तो लोग उसे ताने दिया करते और राधा से ये ताना बर्दाश्त नहीं होता। जिसके बाद एक दिन राधा अमर से बोलती है, मैं नहीं जानती कि तुम लोगों के ताने सुनते हो या नहीं, पर मुझसे अब और ताने बर्दाश्त नहीं होते। अभी भी मौका है, तुम माँ जी से जाकर कहो कि वो इस बच्चे को गिरा दें। राधा की ये बातें सुनकर अमर को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे एक थप्पड़ लगाकर उसका हाथ पकड़कर उसे हॉस्पिटल में ले जाता है, जहां वो उसे दिखाता है कि कुछ औरतें जिनकी औलादें नहीं हैं, वो औलादों के लिए कितना तड़प रही हैं, और कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो इस उम्र में माँ बनने का सुख प्राप्त कर पाई थी। तो वहीं कुछ औरतें ऐसी भी थी जो साइंटिफिक तरीके से इस उम्र में माँ बन रही थी। ये सब देखकर राधा की आंखें खुली की खुली रह जाती है और राधा से अमर बोलता है, बच्चे का दुख क्या होता है राधा, ये तुम्हें अभी नहीं पता चलेगा क्योंकि तुम अभी माँ नहीं बनी हो। पर अगर इसी तरह से तुम और कुछ साल तक माँ नहीं बन पाई तो असली ताना क्या होता है तब तुम्हें समझ आएगा। अभी लोगों का काम है बोलना, इसलिए वो कह रहे हैं, परंतु जब तुम बेऔलाद रह जाओगी तब मोहल्ले वालों की आदत बन जाएगी तुम्हें ताने देने की। फिर तुम्हें इस ताने से भी ज्यादा बुरा लगने लगेगा और फिर तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा कि एक निर्दोष बच्चे की जान लेना कितना बड़ा पाप है। एक और बात, माँ के माँ बनने से मैं बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूँ। अरे मैं तो खुश हूँ कि मैं भाई बनने वाला हूँ। बहुत जल्द इस दुनिया में मेरा छोटा भाई आने वाला है और तुम्हें भी खुश होना चाहिए, परंतु तुम बाकी लोगों में शामिल होकर मेरी माँ को कोस रही हो। अमर की बातें सुनकर और हॉस्पिटल में लोगों को बच्चों के लिए तड़पता हुआ देख राधा की आंखें खुल जाती है और वो घर आकर अपने सास ससुर से माफी मांगती है। जिसके बाद राधा खुशी खुशी अपनी सास की सेवा करती है और लोगों के तानों का मुंह तोड़ जवाब भी देती है। अब इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और बहुत जल्द सुमन एक बहुत ही प्यारी बच्ची को जन्म देती है। जिसके बाद वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुमन अपनी सास तारा और एक बेटे अर्जुन के साथ रहा करती थी। अर्जुन मात्र 2 साल का था जब उसके पिता का देहांत हो गया था। सुमन के पति के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी सुमन और उसकी सास के ऊपर आ गई थी, पर सुमन ने हार नहीं मानी और अपना परिवार चलाने के लिए वो घरों में जाकर साफ सफाई का काम करने लगी। तो वहीं दूसरी ओर तारा भी फैक्ट्री में जाकर काम करने लगी। ऐसे ही एक दिन, माँ जी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? आज आपको फैक्ट्री नहीं जाना है क्या? बहू, तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही और मेरा पैर भी नहीं उठ रहा, पता नहीं क्या हो गया है। रुकिए माँ जी, मैं देखती हूँ। अब सुमन अपनी सास को खड़ा करने की कोशिश करती है, पर उसकी सास अपनी जगह से हिल भी नहीं पाती। ये देखकर सुमन बहुत परेशान होती है और तभी अर्जुन स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है और सुमन से कहता है, माँ, मैं स्कूल के लिए तैयार हो गया। दादी चलिए ना, मुझे स्कूल छोड़ दीजिए और फिर वहाँ से फैक्ट्री चली जाना। अर्जुन बेटा, आज दादी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम अकेले ही स्कूल चले जाओ। ठीक है माँ। अर्जुन स्कूल चला जाता है और सुमन अपनी सास को पड़ोसी की मदद से हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां डॉक्टर सुमन को बताते हैं कि उनकी सास अब कभी चल फिर नहीं सकती। अब जैसे ही सुमन को पता चलता है कि तारा पैरालाइज हो चुकी है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और घर आकर तारा सुमन से कहती है,
बहू मैं समझ सकती हूँ, मेरे अपाहिज होने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां तेरे ऊपर आ चुकी है, इसीलिए तू बहुत परेशान है। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है, बल्कि चिंता तो मुझे इस बात की है कि आपकी देखभाल कौन करेगा। मैं समझ सकती हूँ बहू, अब मैं तुझ पे बोझ बन चुकी हूँ। तारा अपने लिए भला बुरा बोल ही रही होती है कि तभी सुमन तारा से कहती है, ये सब कुछ आप क्या कह रही हैं माँ जी? आप मेरी माँ समान है, भला एक माँ बेटी के लिए बोझ कैसे हो सकती है? आपने ये कैसे सोच लिया कि आप मेरे लिए बोझ हैं? हाँ, सुमन का ऐसा प्यार देखकर तारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तभी अर्जुन भी स्कूल से आ जाता है। आज घर पर दादी और माँ का साथ देखकर अर्जुन को बहुत खुशी होती है और वो अपनी माँ से कहता है, माँ, दादी, आप आज दोनों छुट्टी में हैं, फिर तो बहुत मजा आएगा। माँ, मुझे ना बहुत भूख लगी है, आप मेरे लिए बिरयानी बना दो ना प्लीज। बेटा मैं फिर कभी बिरयानी बना दूंगी। आज दादी की तबीयत ठीक नहीं है और अब से स्कूल आने के बाद तुम्हें ही दादी की देखभाल करनी है, क्योंकि दादी अब से काम पर नहीं जाएंगी। क्या? इसका मतलब अब से दादी मेरे साथ घर में रहा करेंगी? ये तो बहुत अच्छी बात है माँ। अब तुम जल्दी से बिरयानी बना दो। पता है तुम्हें, आज स्कूल में मेरा दोस्त बिरयानी लेकर आया था। वो बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट थी। अर्जुन बेटा, बिरयानी बनाने के लिए बहुत सारा सामान लगता है और मेरे पास अभी पैसे नहीं है और ना ही घर में सामान, और दादी की भी तबीयत अभी खराब है, इसीलिए मैं कुछ दिनों बाद तुम्हारे लिए बिरयानी बना दूंगी, ठीक है? सुमन के समझाने पर अर्जुन मान जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन फिर से अर्जुन का मन बिरयानी खाने को करता है। दादी, आप माँ को कहो ना कि माँ बिरयानी बनाए। बहुत दिन हो गए माँ के हाथों की बिरयानी खाए। ठीक है मेरे बच्चे, आज जब तेरी माँ रात को घर आएगी तो मैं उससे कह दूंगी कि वो तेरे लिए स्वादिष्ट बिरयानी बना दे। अब अर्जुन बहुत खुश हो जाता है और रात को जैसे ही सुमन घर आती है, अर्जुन अपनी माँ से बिरयानी बनाने की जिद करता है। अर्जुन की जिद देखकर सुमन बहुत परेशान हो जाती है और अर्जुन को डांटते हुए उससे कहती है, अर्जुन ये तूने क्या जिद लगा रखी है बिरयानी की? तुझे दिखाई नहीं दे रहा घर में बिरयानी बनाने का सामान नहीं है और ना ही पैसे? दादी की भी तबीयत खराब है और तुझे सिर्फ बिरयानी की पड़ी है। सुमन की डांट खाकर अर्जुन उदास होकर वहाँ से चला जाता है। अर्जुन का उदास चेहरा देखकर तारा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वह सुमन से कहती है, बहू, मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, तू इन पैसों से बिरयानी बनाने का सामान ले आ और अर्जुन के लिए बिरयानी बना दे। बच्चा कब से बोल रहा है और वैसे भी काफ़ी दिन हो चुके हैं घर में बिरयानी बने हुए। जब से मेरा बेटा इस दुनिया से गया है, मानो उसके हाथों की बिरयानी का स्वाद ही चला गया। अब सुमन तारा से पैसे लेकर बिरयानी का सामान लेकर आती है और अगले दिन बिरयानी बनाती है। पर ये क्या, दोपहर को अर्जुन स्कूल से अपने साथ एक अरशद नाम के व्यक्ति को घर लाता है। उस व्यक्ति को देख सुमन दुविधा में पड़ जाती है और अर्जुन से कहती है, अर्जुन बेटा, तुम्हारे साथ ये कौन है? माँ, ये अरशद अंकल हैं। मैं जब स्कूल से घर आ रहा था तब मुझे ये रास्ते में मिले थे। ये मुझसे पिताजी के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने उनसे कह दिया कि पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो उन्होंने कहा कि इन्हें आपसे और दादी से मिलना है, इसलिए मैं इन्हें अपने साथ घर ले आया। माफ कीजिएगा भाई साहब, पर आप कौन? मैंने या माँ जी ने आपको नहीं पहचाना। भाभी, आप और माँ जी मुझे पहचान भी नहीं सकते, क्योंकि आज से पहले मैं आपसे और माँ जी से कभी मिला ही नहीं। मैं और आपके पति सुमित बहुत अच्छे दोस्त थे। सुमित भाई साहब मुझसे ही बिरयानी बनाने का सामान लेकर जाया करते थे, पर किसी वजह से मुझे गांव से शहर जाना पड़ा और इतने सालों बाद जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि सुमित भाई साहब की बिरयानी की दुकान है ही नहीं। बस फिर क्या था, मैंने आसपास के लोगों से भाई साहब के बारे में पूछना शुरू कर दिया और तभी मुझे आपका बेटा अर्जुन मिला और वो मुझे अपने साथ यहाँ ले आया। अच्छा, तो आप ही हैं अरशद भाई। सुमित जी मुझे आपके बारे में बहुत बताते थे। आपने मेरे पति की बहुत मदद की। जब उनके पास बिरयानी बनाने के लिए सामान नहीं होता था तो आप उन्हें उधार सामान दे दिया करते थे। परंतु देखिए ना, किस्मत ने ऐसा मुंह मोड़ा कि मेरे पति ही इस दुनिया से चले गए और हमारी बिरयानी की दुकान ही बंद हो गई। बहू, तू अपना दुखड़ा ही सुनाती रहेगी क्या उसे? अरशद को बिरयानी भी तो खिला। आखिर इतने दिनों बाद वो अपने दोस्त के हाथ की बिरयानी खाने के लिए गाँव आया है। क्या हुआ अगर मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है तो? आखिर उसने ही तो तुझे सिखाया था ना कि किस तरह से लाजवाब बिरयानी बनाते हैं। सही कहा माँ जी आपने। और वैसे भी मैं तो घर में ही आते ही समझ गया था कि भाभी ने भाई साहब की तरह बिरयानी बनाई है। बिरयानी की बिल्कुल वैसी ही खुशबू है जैसी बिरयानी सुमित बनाया करता था।
इस तरह से अब सुमन अरशद और अपने बेटे अर्जुन को बिरयानी खिलाती है। बिरयानी खाने के बाद अरशद कुछ पैसे सुमन को देते हुए उससे कहता है, भाभी जी, आपने आज मुझे मेरे दोस्त की याद दिला दी। बिल्कुल वही स्वाद है आपके हाथों में, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी बिरयानी बेचना शुरू कर दें। इस तरह से माँ जी भी खुद को लाचार नहीं समझेंगी और मैं भी गांव में आपके हाथों की बिरयानी खाने के लिए आता रहूंगा। पर भाई साहब, मैं आपसे ये पैसे नहीं ले सकती। भाभी जी, मैं जानता हूँ इस समय आपको पैसों की बहुत जरूरत है, पर आपकी खुददारी आपको मुझसे पैसे नहीं लेने दे रही। इसलिए जब आपके पास पैसे हो जाएं, तो आप मुझे मेरे पैसे वापस दे देना। बस मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे अपनी मदद करने से मत रोकिए। अरशद की जिद करने पर सुमन उन पैसों को रख लेती है और अरशद का भी कहना मान लेती है। अरशद के वहाँ से जाने के बाद सुमन अपने पति के नाम से एक बिरयानी की छोटी सी रेहड़ी लगाती है, जिस पर सुमन अपनी सास के साथ बिरयानी बेचना शुरू कर देती है। यूं ही दिन बीतता जाता है और बहुत जल्द सुमन बिरयानी बेचकर अपना एक छोटा सा दुकान खोल लेती है। और जब अरशद तारा और सुमन से मिलने के लिए गांव आता है, तो सुमन उसे उसके पैसे लौटा देती है और इस तरह से दोनों सास बहू बिरयानी बेचकर अपने घर की आर्थिक स्थिति को काफी बेहतर कर लेती है। प्रिया का उसकी माँ के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था, लेकिन बीमारी की वजह से उसकी माँ भी दुनिया से चल बसती है। अब बेचारी प्रिया बिल्कुल अकेली हो जाती है। बाकी बच्चे उसे गरीब अनाथ बोलकर चिढ़ाने लगते हैं। प्रिया का इस दुनिया में कोई नहीं था, जिस वजह से वो अपना ख्याल भी नहीं रख पा रही थी और ना ही अपने बाल बना पा रही थी। ऐसे ही एक दिन गांव में सभी बच्चे खेल रहे होते हैं। प्रिया भी उन बच्चों के पास जाती है और बोलती है, मुझे भी तुम सबके साथ खेलना है, मुझे भी अपने साथ खिला लो ना। अरे हट यहाँ से, तुझे अपने साथ कौन खिलाएगा? तू तो एक अनाथ है जो गांव वालों से खाना मांगकर अपना पेट भरती है। और मेरी माँ ने तो साफ साफ कहा है कि मैं तेरे साथ ना रहूं। तूने खुद को देखा है तो कितनी गंदी हो रखी है, तुझ में से तो बदबू भी आ रही है और तेरे बाल कैसे झाड़ियों की तरह हो रखे हैं। मेरे बाल मेरी माँ बनाया करती थी, लेकिन अब वो मुझे छोड़कर चली गई हैं। वो इस दुनिया में नहीं है और मुझे मेरे बाल बनाने नहीं आते, इसी वजह से मेरे बाल ऐसे हो चुके हैं। पहले मेरे बाल बहुत अच्छे थे। अच्छा ठीक है, हम तुझे अपने साथ खेलने देंगे, पर हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त? तू पहले अपने बाल ठीक करके आ और अपना होलिया भी, तब जाकर हम तुझे अपने साथ खेलने देंगे। उन बच्चों की बात सुनकर अब प्रिया जल्दी से अपने घर में जाती है और कंघी उठाकर अपने बाल बनाने लगती है। पर प्रिया के बाल इतने ज्यादा उलझ चुके थे कि वो अपने बाल नहीं बना पा रही थी, जिस वजह से गांव के बच्चे उसे अपने साथ नहीं खेलने देते। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे गांव के लोग प्रिया को खाना देना बंद कर देते हैं, जिस वजह से एक दिन प्रिया खुद जंगल से लकड़ियां लेने जाती है और खाना बनाने का निर्णय लेती है। पर जब प्रिया जंगल में लकड़ी लेने जाती है तो झाड़ियों में उसके बाल फंस जाते हैं और प्रिया रोने लगती है। ओह, मेरे बाल झाड़ियों में फंस गए। हे भगवान, मैं अपने बालों को झाड़ियों में से कैसे निकालूं? कितने दुख रहे हैं। भगवान तू कहाँ है? तुझे मेरी हालत नजर नहीं आ रही क्या? हे भगवान, तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। इस तरह से प्रिया भगवान का नाम लेकर बात करने लगती है। कुछ देर बाद आकाशवाणी होती है। प्रिया बेटा, तुम चिंता मत करो। क्या हुआ अगर तुम गरीब अनाथ लड़की हो तो मैं तुम्हारे बालों को कुछ जादुई शक्तियां प्रदान कर रहा हूँ। अब तुम अपने जादुई बाल की मदद से अपने साथ दूसरों की भी मदद कर पाओगी। अब तुम लाचार नहीं रहोगी। इस तरह से वो आवाज कुछ देर के लिए बंद हो जाती है और आसमान से एक तेज रोशनी प्रिया के बालों पर पड़ती है, जिसके बाद प्रिया देखती है कि उसके बाल बहुत ही सुंदर और लंबे हो चुके हैं। प्रिया अपने बाल देखकर खुद से बोलती है, उत्तरी, ये क्या? मेरे बाल तो सच में कितने सुंदर हो गए। अब मैं भी गांव के बाकी बच्चों के साथ खेल पाऊंगी। अभी जाकर सबको अपने सुंदर सुंदर बाल दिखाती हूँ। प्रिया खुश होकर गांव में जाती है और जब प्रिया गांव पहुंचती है तो वो देखती है कि गांव के एक घर में आग लगी हुई है और गांव के सभी लोग बाल्टियों में पानी भरकर घर पर डाल रहे होते हैं ताकि आग बुझ जाए, लेकिन आग है जो बुझने का नाम ही नहीं लेती। ये सब देखकर प्रिया को वही आकाशवाणी याद आती है।
और प्रिया खुद से बोलती है। जंगल में मुझे जो आवाज सुनाई दी थी उसने मुझे कहा था कि मेरे बाल जादुई हैं और मैं जादुई बाल की मदद से अपने और दूसरों की मदद भी कर सकती हूँ। एक काम करती हूँ, जादुई बाल से कह देती हूँ कि वो आग को बुझा दे। इस तरह से प्रिया अपने जादुई बाल को आदेश देती है और प्रिया के जादुई बालों में से पानी का फुहारा निकलता है और घर में लगी आग शांत हो जाती है। ये देखकर सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं। अब सभी गांव वाले प्रिया को इज्जत देने लगते हैं, साथ ही उसकी देखभाल भी करने लगते हैं। अरे प्रिया बेटा, तूने मेरा घर जलने से बचाया है, इसलिए अब तू खुद को अकेला मत समझना। हाँ बेटा, अब हम सब गांव वाले तेरे साथ हैं। इस तरह से प्रिया को कभी भी अपनी गरीबी का एहसास नहीं होता और समय यूं ही बीतता जाता है। देखते ही देखते प्रिया बड़ी हो जाती है और सभी गांव वालों की चहेती भी। लेकिन प्रिया की बचपन की दोस्त रज्जो प्रिया से नफरत करती थी, क्योंकि उसके बाल भी प्रिया की तरह बेकार और बेजान थे। पर फिर भी जादुई शक्तियाँ प्रिया के बालों को मिली। अब रज्जो प्रिया के बालों की शक्तियाँ हासिल करने के लिए जंगल में एक बाबा से मिलती है। बाबा, आपने तो कहा था कि जब प्रिया 22 साल की हो जाएगी तब मैं उसके जादुई बालों की शक्तियाँ छीन पाऊंगी, पर अब तक प्रिया के जादुई बालों की शक्ति मुझे नहीं मिली। आखिर और कितना इंतजार मुझे करना होगा? बस तब तक जब तक उसकी शादी एक धोखेबाज लड़के से नहीं हो जाती। जिस दिन उसकी शादी एक धोखेबाज लड़के से होगी और वो लड़का प्रिया के बाल काटेगा, वैसे ही प्रिया के जादुई बाल की शक्तियां नष्ट हो जाएंगी और उसके बाल की सारी शक्तियां तुम्हारे बालों में आ जाएंगी। पर इसके लिए तुम्हें उसी लड़के से विवाह करना होगा। अगर ऐसा है तो अब वो दिन दूर नहीं जब प्रिया के जादुई बाल की सारी शक्तियाँ मेरे अंदर आ जाएंगी। इतना बोलकर रज्जो वहाँ से चली जाती है और जब वो गांव जाती है तो वो देखती है कि प्रिया अपनी जादुई बाल की मदद से पेड़ पर से फल तोड़कर बच्चों को दे रही है। ये देखकर रज्जो मन ही मन बोलती है, प्रिया, अब तेरे पास कुछ ही दिन बचे हैं। तुझे इन गांव वालों की जितनी मदद करनी है कर ले। इस तरह से रज्जो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद प्रिया जंगल जाकर गांव की औरतों के लिए सूखी लकड़ियाँ अपने बालों में लपेट कर लाती है। तो वहीं दूसरी ओर रज्जो अपने बॉयफ्रेंड दीप से बात करती है और उसे प्रिया को अपने प्यार के जाल में फंसाने को कहती है। रज्जो के कहने पर दीप प्रिया से मिलता है और उसे अपने प्यार के जाल में फंसा भी लेता है। लेकिन समय के साथ दीप को प्रिया से सच्चा प्यार हो जाता है और जब ये बात रज्जो को पता चलती है तो वो दीप से कहती है, मैंने तुम्हें उसे अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए कहा था और तुम खुद उसके प्यार के जाल में फंस गए। हाँ, क्योंकि वो तुम्हारी तरह बुरी और मक्कार नहीं है, वो एक अच्छी लड़की है, इसलिए अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। दीप की बात सुनकर रज्जो को बहुत गुस्सा आता है और वो उसका गला दबाने लगती है। लेकिन ये सब कुछ प्रिया देख लेती है और वो अपने जादुई बाल की मदद से दीप की जान बचा लेती है और अपने जादुई बाल को लंबा करके रज्जो का गला दबाने लगती है। ये देखकर दीप प्रिया से बोलता है, प्रिया, ये तुम क्या करने जा रही हो? अगर तुमने इसे मार दिया तो इसमें और तुम में फर्क ही क्या रह जाएगा? हाँ प्रिया, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। रज्जो, मैंने तुम्हें अपनी सबसे अच्छी दोस्त माना और तुम्हारा भला किया, और तुमने मेरे साथ ये सब क्या किया, वो भी सिर्फ और सिर्फ इस जादुई बाल की शक्तियों को छीनने के लिए। और दीप, मानती हूँ कि तुम सुधर चुके हो, पर तुमने भी तो यही चाहा ना, मेरा बुरा करना चाहते थे ना तुम सब। इसीलिए अब मैं इस गांव को छोड़ के जा रही हूँ और ऐसी जगह जाऊंगी जहाँ किसी को भी मेरी जादुई बाल के बारे में कुछ भी पता ना हो। इस तरह से प्रिया गांव छोड़कर चली जाती है और अकेले दूसरे गांव में रहने लगती है, जहां किसी को भी प्रिया के जादुई बाल के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। अब प्रिया उस गांव में अजीत नाम के एक अच्छे से लड़के से शादी करके अपनी खुशहाल जिंदगी जीने लगती है।